हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम पेंशन इनकम एंड फैमिली पेंशन इनकम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेंशन इनकम क्या होती है, फैमिली पेंशन इनकम क्या होती है, इनकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, इनमें कौन कौन सी डिडक्शंस हमको अवेलेबल होती हैं, आईटीआर फॉर्म कौन सा फाइल करना होता है, आईटीआर फॉर्म में इन इनकम को शो कहाँ करना होता है। इसके साथ ही बजट 2026 ने पेंशन इनकम को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की थी, उस अमेंडमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी डिस्कशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप चाहे फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल कर रहे हो या फिर फाइनेंशियल ईयर 26-27 की आईटीआर फाइल कर रहे हो, ये वीडियो दोनों ही ईयर की आईटीआर फाइलिंग के लिए रेलिवेंट होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नई है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेंशन इनकम होती क्या है। तो देखिए, जब कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय के पास में जॉब करते हैं तो उनको सैलरी की इनकम रिसीव होती है, बट जब वो रिटायर हो जाते हैं देन आफ्टर रिटायरमेंट उनको पेंशन की इनकम रिसीव होती है। अब ये जो पेंशन की इनकम है वो दो तरह की हो सकती है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद में एक लमसम पेंशन का अमाउंट दे सकते हैं। इसके साथ ही एम्प्लॉय को पर मंथ फिक्स्ड पेंशन का अमाउंट भी मिलता है। अब जो लमसम अमाउंट मिलता है उसको बोला जाता है कम्यूटेड पेंशन, और जो पर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है पेंशन का उसको बोला जाता है अनकम्यूटेड पेंशन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन है मिस्टर एक्स जो कि रिटायर होते हैं सितंबर 2025 में। इनके रिटायरमेंट के बाद में इनका जो एम्प्लॉयर है वो उनको 6 लाख रुपए की पेंशन देते हैं। इसके साथ ही वो इनको 40,000 रुपीज पर मंथ की पेंशन भी देते हैं। तो इस वाले केस में जो 6 लाख रुपीज है उसको बोला जाता है कि मिस्टर एक्स को कम्यूटेड पेंशन मिली, और जो 40,000 पर मंथ की पेंशन रिसीव हो रही है ये इनकी अनकम्यूटेड पेंशन हो जाएगी। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इनको अनकम्यूटेड पेंशन कितने की मिलेगी? 6 मंथ्स की मिलेगी, अक्टूबर से लेके मार्च 2026 तक। तो ये कितनी हो जाएगी? 2,40,000 की कम्यूटेड पेंशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनको जो 6 लाख रुपए की कम्यूटेड पेंशन मिल रही है और 2,40,000 की अनकम्यूटेड पेंशन मिल रही है, इस पर ये टैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हमको समझना है। अब देखिए, जब क्या होता है हमको सैलरी की इनकम मिलती है, चाहे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सैलरी की इनकम पर हर किसी को टैक्स पे करना होता है। किस हेड में? सैलरी हेड में। सिमिलरली जब पेंशन की इनकम मिलती है, जो पर मंथ पेंशन की इनकम मिलती है, उस पर हर किसी को टैक्स पे करना होता है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो ये जो इनकम होती है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी ये सेक्शन 15 ही हुआ करता था। बट जो कम्यूटेड पेंशन रिसीव होती है, जो लमसम पेंशन रिसीव होती है, इस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं देन ये जो इनकम है वो आपके केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाती है, आपको इस पर कोई टैक्स पे नहीं करना होता। सेक्शन 19 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो काफी सारे बेनिफिट मिलते ही हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद में इतना बड़ा अमाउंट जो इनको मिलता है वो भी इनका फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। मतलब 6 लाख रुपए पर मिस्टर एक्स अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। बट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो इस वाले केस में इनकी जो कम्यूटेड पेंशन होती है वो पार्शियली एग्जेम्प्ट होती है। मतलब कुछ अमाउंट तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और कुछ अमाउंट पर टैक्स पे करना होगा। अब ये कैसे पता चलेगा? देखिए, पार्शियली एग्जेम्पशन के केस में ये किस में दे रखा है? सेक्शन 19 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये भी सेक्शन 19 है और पार्शियली एग्जेम्पशन जो है वो भी सेक्शन 19 में दे रखी है। तो यहाँ पर एग्जेम्पशन के अमाउंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उस केस में आपको देखना है कि क्या आपको ग्रेच्युटी रिसीव हुई है या फिर आपको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुई है। अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव हुई है तो गवर्नमेंट आपकी एग्जेम्पशन को कम कर देगी, और अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुई है तो वो आपको थोड़ी एग्जेम्पशन ज्यादा दे देगी। तो अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव हुई है तो उस केस में आपको जो फुल कम्यूटेड पेंशन है उसकी 1/3 एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी, रेस्ट अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुई है तो फुल कम्यूटेड पेंशन का 1/2 जो है उसकी एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी और रेस्ट अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब लेट्स सपोज ये जो
पर्सन है मिस्टर एक्स, इनको 6 लाख रुपए की फुल कम्यूटेड पेंशन रिसीव हुई है। अब मान लेते हैं इनको ग्रेचुइटी रिसीव हुई है, तो यहाँ पर इनको 1/3 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, मतलब 2 लाख रुपए इनके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और अगर इनको ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हुई होती तो यहाँ पर 1/2 मतलब 3 लाख रुपए इनके एग्जेम्प्ट हो जाते। तो टैक्सेबल अमाउंट इनका कितना हो जाता, 6 लाख माइनस 2 लाख, तो यहाँ पे इनको 4 लाख के अमाउंट पर इनको टैक्स पे करना होता, और यहाँ पर इनको 3 लाख रुपए के जो पेंशन है कम्यूटेड पेंशन, उस पर इनको टैक्स पे करना होता। क्लियर। अब देखिए इनकम टैक्स एक्ट में 5 तरह के इनकम के हेड दिए गए हैं। जब भी हम इनकम को अर्न करते हैं तो हमको ये चेक करना होता है कि हमारी इनकम किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। जैसे कि पहला हेड हो जाता है सैलरी का हेड। तो ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसमें अगर आपको जब जॉब कर रहे हो तब आपको सैलरी की इनकम मिल रही है वो आ जाएगी, और जॉब के बाद में जब आप रिटायर हो जाते हो तो पेंशन की जो इनकम मिल रही होती है वो भी इसी हेड के अंदर जाकर टैक्सेबल हो जाती है। तो ये जो हेड है वो कहता है कि अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हैं तो उससे जो भी आपको इनकम मिल रही है वो यहाँ पर आकर टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आप करंट एम्प्लॉय हैं तो सैलरी की तरह, और अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं तो पेंशन इनकम की तरह जो इनकम है वो यहाँ पर उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। अगर आपके पास कोई घर है या फिर आपके पास कोई शॉप है जिसको आपने किराए पर चढ़ा रखा है, उससे जो इनकम मिलती है वो इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर आप प्रोफेशन करते हैं, उससे जो इनकम आती है वो इस हेड के अंदर जाकर टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर इनको सेल कर देते हैं, तो सेल करने पर आपको कैपिटल गेन्स की इनकम हो जाती है, वो यहाँ पर जाकर टैक्सेबल हो जाती है। उसके बाद में जो इनकम आपकी इन हेड में नहीं आती वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम बन जाती है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, फैमिली पेंशन इनकम, तो वो अदर सोर्सेज की इनकम में जाकर टैक्सेबल हो जाती है। अब देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, पेंशन इनकम की टैक्सेबिलिटी का। तो ये जो पेंशन इनकम है किस हेड में टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। अब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका टैक्सेशन अलग होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपका टैक्सेशन अलग होगा। तो यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे हैं टेबल में। सबसे पहले जो है पेंशन इनकम किस सेक्शन में टैक्सेबल होता है, सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो यहाँ पर आपको जो 40,000 रुपए की, मिस्टर एक्स को 40,000 रुपए की जो 6 मंथ की इनकम मिल रही थी, इनको 2,40,000, इस पर सबको टैक्स पे करना होता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। उसके बाद में आती है कम्यूटेड पेंशन। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कम्यूटेड पेंशन जो होती है वो फुली एग्जेम्प्ट होती है, तो इसलिए ये यहाँ पर ऐड नहीं होगी। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको एग्जेम्पशन कैलकुलेट करनी होती है, ग्रेचुइटी रिसीव होती है तो एग्जेम्पशन अलग होती है, नॉन ग्रेचुइटी वाले केसेस में एग्जेम्पशन अलग होती है। अब लेट्स सपोज मिस्टर एक्स को ग्रेचुइटी रिसीव हो रही थी तो उनकी एग्जेम्प्टेड इनकम अलग होगी, टैक्सेबल हमने कैलकुलेट की थी 4 लाख रुपए की, तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल से जो ग्रॉस सैलरी इनकम है ये हो गई 2,40,000 और इस केस में हो गई 6,40,000। ठीक है, इसके बाद में इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हर केस में एप्लीकेबल होती है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आपको सैलरी की इनकम रिसीव हो रही हो या पेंशन की इनकम रिसीव हो रही हो, सेक्शन 19 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025। और इस डिडक्शन के लिए आपको किसी बिल, सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जनरेट करने की भी जरूरत नहीं होती, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिडक्शन होती है जो कि सबको मिलती है। तो यहाँ पर ये जो डिडक्शन है वो चेंज हो जाती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। लेट्स सपोज मिस्टर एक्स न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकी जो इनकम है, सैलरी इनकम 75,000 रुपीज से कम हो जाएगी। तो इनकी नेट सैलरी इनकम कितनी हुई, 1,65,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में और 5,65,000 नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। अब लेट्स सपोज मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, तो जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उनके डेथ के बाद में उनकी जो पेंशन है वो उनके फैमिली मेंबर को रिसीव होती है। अगर स्पाउस है तो स्पाउस को मिलेगी, चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन को मिलेगी, नहीं तो नॉमिनेटेड हेयर जो है उनको वो रिसीव होगी। बट जो फैमिली मेंबर है वो उस कंपनी को जिससे पेंशन इनकम रिसीव हो रही है वो उसके एम्प्लॉय तो नहीं है। तो जब एम्प्लॉय ही नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो वो अंडर द हेड इनकम अंडर द हेड सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो ये जो पेंशन की इनकम होती है फैमिली मेंबर के हेड में, इसको फैमिली पेंशन इनकम बोला जाता है,
और ये उस फैमिली मेंबर की अदर सोर्सेज की इनकम बन जाती है। अब इस फैमिली पेंशन इनकम पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना उसको समझते हैं। जो पेंशन इनकम फैमिली मेंबर को रिसीव होती है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर हो, सभी को इस पर टैक्स पे करना होता है। नाउ लेट्स सपोज 20,000 रुपीज की फैमिली पेंशन इनकम 12 महीने के लिए रिसीव हो रही है, पूरे साल रिसीव होती है, तो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के ही फैमिली मेंबर को अदर सोर्सेज में इस पर टैक्स पे करना होगा। 2,40,000 की इनकम बन जाएगी। अब जैसे सैलरी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, सेम केस में यहाँ पर भी फैमिली पेंशन की इनकम जो होती है उसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और ₹15,000 whichever is लोअर की डिडक्शन मिलती है। न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और ₹25,000 whichever is लोअर की डिडक्शन मिल जाती है। तो 1/3 कितना हो जाएगा? 80,000 रुपीज। तो 18,000 और 15,000 में से लोअर 15,000 और यहाँ पे 80,000 और 25,000 में से लोअर कितना हुआ? 25,000। लेट्स सपोज वो न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं, तो इस केस में उनको 2,40,000 में से 25,000 माइनस करेगा, 2,15,000 जो है फैमिली मेंबर की इनकम बन जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम, और इस पर इनको टैक्स पे करना होगा। तो ये इनकम अदर हेड की इनकम के साथ इंक्लूड हो जाएगी और स्लैब रेट से इस पर टैक्स पे करना होगा। तो पेंशन इनकम हो या फैमिली पेंशन इनकम हो, दोनों पर ही स्लैब रेट से टैक्स एप्लीकेबल होता है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो अनकम्प्यूटेड पेंशन होती है इस पर सभी को टैक्स पे करना होता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फुली टैक्सेबल होती है। बट यहाँ पर भी दो एक्सेप्शन होते हैं। दो केसेस में आपको टैक्स पे नहीं करना होता इस इनकम पर, वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। किस केस में समझते हैं। सबसे पहले है डिसेबिलिटी पेंशन। तो अगर आप आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हैं, अगर आप आर्मी के पर्सन हैं, डिफेंस में हैं, तो इस केस में अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते टाइम अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, उसके बाद में आप रिटायर हो जाते हैं। अब रिटायर आप कैसे भी हो सकते हैं, डिसेबिलिटी की वजह से हो सकते हैं, या फिर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं, या फिर आप अपना कार्यकाल पूरा करके उसके बाद में रिटायर होते हैं, जिसको सुपर एन्युएशन रिटायरमेंट बोला जाता है। किसी भी केस में आप रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद में आपको जो पेंशन मिलती है, एक तो उसमें सर्विस एलिमेंट होता है और एक डिसेबल, क्योंकि आपको डिसेबिलिटी हुई थी तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलती है। तो इस केस में क्या होता है, आपकी जो पेंशन होती है ना वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाती है। मतलब ऐसे केस में आर्मी के जो पर्सन है जिनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है तो उनकी फुल पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाती है। सेकंड जो केस होता है जहां पर आपकी पेंशन इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, वो कब? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको अवार्ड मिले हैं, कौन से? जैसे परमवीर चक्र अवार्ड, महावीर चक्र अवार्ड, वीर चक्र अवार्ड, इस तरह के अगर आप नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड अगर आपको रिसीव हुए हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो पेंशन इनकम, मंथली पेंशन इनकम मिलती है वो भी आपकी फुली एग्जेम्प्ट होती है। ये दे रखा है आपका शेड्यूल 3 का सीरियल नंबर 14 दे रखा है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो पहले जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसमें सेक्शन 10 दे रखा था जहां पर आपकी एग्जेम्प्ट इनकम दे रखी थी। यहाँ पर आपको शेड्यूल दे रखे हैं एग्जेम्प्ट इनकम के। शेड्यूल 3 जो है उसका सीरियल नंबर 14 में ये जो पॉइंट है वो दे रखा है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था फैमिली पेंशन इनकम होती है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फैमिली पेंशन इनकम या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फैमिली पेंशन इनकम, दोनों ही केस में फैमिली मेंबर को टैक्स पे करना होता है। बट इसके भी दो एक्सेप्शन होते हैं। कौन से एक्सेप्शन? एक तो लॉजिकल है, इस तरह के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिनको नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं तो इनके लिए जो पेंशन इनकम होती है एग्जेम्प्ट होती है। इनकी डेथ के बाद में इनके फैमिली मेंबर को जो वो पेंशन रिसीव होती है वो भी फुली एग्जेम्प्ट होती है। तो यहाँ पर थर्ड वाले केस में जो फैमिली पेंशन इनकम होती है वो फैमिली मेंबर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होती है। तो ये जो सीरियल नंबर 14 था इसी का ही सीरियल नंबर 15 इसके बाद में दे रखा है जो इस इनकम को एग्जेम्प्ट करता है। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो भी आर्मी के पर्सन के लिए है कि अगर ऑपरेशनल ड्यूटी परफॉर्म करते दौरान अगर किसी आर्मी पर्सन की डेथ हो जाती है, जैसे वॉर परफॉर्म करते दौरान या फिर क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में उनकी डेथ हो जाती है, मतलब वो शहीद हो जाते हैं, तो यहाँ पर उनके फैमिली मेंबर को जो पेंशन रिसीव होती है उनकी पेंशन भी फुली एग्जेम्प्ट होती है। ये शेड्यूल 3 का सीरियल नंबर 16 है जो कि इस फैमिली पेंशन इनकम को एग्जेम्प्ट करता है। तो यहाँ पर पेंशन इनकम जो होती है दो केस में एग्जेम्प्ट होती है, डिसेबिलिटी पेंशन हुई और ये अवार्ड वाली पेंशन हुई। और फैमिली पेंशन इनकम दो केस में एग्जेम्प्ट होती है, एक तो जो शहीद हो जाते हैं उनके फैमिली मेंबर को मिलती है, दूसरा जिनको अवार्ड मिल चुके होते हैं उनके फैमिली मेंबर को जो मिलती है उनके एंड्स में एग्जेम्प्ट होती है। अब बजट 2026 ने एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की थी किस पेंशन इनकम को लेकर? इस वाली पेंशन इनकम को लेकर। मैंने आपको जैसे बताया था
कि यहाँ पर आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, आर्मी के जो पर्सनल है ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यूटी परफॉर्म करते दौरान डिसेबिलिटी हो गई और उसके बाद में वो रिटायर हो गए, रिटायर वो किसी भी रीजन से हो रहे हैं, चाहे डिसेबल हो गए थे, अब वो ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकते, इस वजह से उनको रिटायरमेंट मिली है, या वो खुद की इच्छा से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, या फिर उनका जो टाइम था वो पूरा हो गया, एज जो थी वो कंप्लीट हो गई, तो सुपर एन्यूशन रिटायरमेंट उनको मिला था। बट अब बजट 2026 ने क्या बोला है कि अगर आप डिसेबल हुए थे तो डिसेबिलिटी रिटायरमेंट अगर आपको मिली है, इस केस में ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया या सुपर एन्यूशन रिटायरमेंट लिया और अब आपको जो पेंशन मिल रही है तो इस पेंशन को पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो ये था बजट 2026 की अमेंडमेंट कि बॉडीली डिसेबिलिटी की वजह से अगर आपको रिटायरमेंट मिला है तो ये एग्जेम्प्ट होगी, और जहां पर अगर आप रिटायर हुए हैं सुपर एन्यूएशन से या फिर किसी अदर रीजन से जैसे कि वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और ये जो अमेंडमेंट है कब से एप्लीकेबल हो रही है, 1 अप्रैल 2026 से। तो जो फाइनेंशियल ईयर 26-27 में अगर आप इस तरह के पर्सन हैं तो आपके लिए अब जो पेंशन इनकम है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, आपको टैक्स पे करना होगा। तो अब आपकी जो एग्जेम्प्ट इनकम होती है जैसे कि 2 अनकम्यूटेड पेंशन इनकम हुई या फिर फैमिली पेंशन इनकम हुई जो एग्जेम्प्ट होती है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कम्यूटेड पेंशन जो उनकी फुली एग्जेम्प्ट होती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो पार्शियली एग्जेम्प्ट होती है, इस एग्जेम्प्टेड इनकम को कहाँ शो करना होता है आईटीआर में, वो हम समझते हैं। तो देखिए जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो वहां पर हमको एक शेड्यूल मिलता है, शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम, शेड्यूल ईआई। यहाँ पर आपको अपनी एग्जेम्प्टेड इनकम जितनी भी एग्जेम्प्ट इनकम होती है वो शो करनी होती है। तो ये जो एग्जेम्प्ट इनकम होती है वो आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती, आपको उस पर टैक्स पे नहीं करना होता, फिर भी आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि आपको ड्यूरिंग द ईयर कौन कौन सी इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है जिस पर आपको टैक्स पे नहीं करना। तो जितनी भी एग्जेम्प्टेड इनकम है वो मैंने आपको बता दी थी, वो सारी इनकम आप यहाँ पर इस शेड्यूल में शो कर देंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि पेंशन इनकम है या फैमिली पेंशन इनकम है तो आपके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होता है। तो आपके लिए 2 आईटीआर फॉर्म ही एप्लीकेबल होंगे, आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 2 फॉर्म। क्लियर। आईटीआर 1 फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल होता है, अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हैं, अगर आपको पेंशन से इनकम मिल रही है या सैलरीड पर्सन है तो सैलरी से इनकम मिल रही है। दूसरा जो मैंने हेड बताया था हाउस प्रॉपर्टी का, तो हाउस प्रॉपर्टी में आपको मैक्सिमम 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपकी हो रही है। अगर आप कैपिटल गेन की इनकम हो रही है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किससे, शेयर से या म्यूचुअल फंड से, वो वाले कैपिटल गेन जो 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट होते हैं। तो 1,25,000 तक की अगर आपकी इनकम है एग्जेम्प्ट इनकम, तो आप आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल हो सकते हैं। आपको इंटरेस्ट या फैमिली पेंशन इनकम मिल रही है अदर सोर्सेस की तो हो सकते हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम है, आपकी टोटल इनकम का जो टोटल इनकम है वो अप टू ₹50 लाख है, 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में आपकी कोई फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। बट अगर सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो आपके ऊपर आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं, अगर आपको एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रिसीव हो रही है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज्यादा है, या आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, प्रॉपर्टी सेल करने का कोई गेन होता है, अगर आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से, टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गई, एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 से ज्यादा हो गई, अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट या फॉरेन इनकम है, तो इस केस में आपके ऊपर आईटीआर 2 फॉर्म एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है। और 3 और 4 उनके लिए होता है जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम होती है। तो आईटीआर 1 और 2 में आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें थी पेंशन इनकम और फैमिली पेंशन इनकम की टैक्सेबिलिटी को लेकर। अब अगर आप ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज 75 साल या फिर उससे ज्यादा है और आपको पेंशन की इनकम मिल रही है, तो आपको एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट मिलता है जो कि गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ है। इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक मैंने आई कार्ड में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक दिख जाएगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, आपके लिए रेलिवेंट होने वाली है। तो चलिए यही एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, आपके लिए रेलिवेंट थी या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आप किस वीडियो पर चाहते हैं आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।